नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना। इनफर्टिलिटी, बांझपन, निसंतानहीनता, जिसे हम प्रजनन क्षमता की कमी भी कहते हैं, जब भी कोई कपल शादी के बाद 1 साल तक रिलेशन में रहता है बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, और वो महिला कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी मानते हैं। इनफर्टिलिटी में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब आपकी उम्र 30 साल से कम है अगर महिलाओं की, और वो 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, तो उनको डॉक्टर को दिखाना है। और अगर महिला की उम्र 30 साल से ऊपर या 35 साल से ऊपर है, तो 6 महीने तक ट्राई करने के बाद कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, महीना बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग्स हो रही हैं, या आपको महीना बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको एमेनोरिया है, मतलब कि 90 दिन तक आपको पीरियड्स आए ही नहीं रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसे बिल्कुल भी आप इसको ऐसे नहीं लेना है कि नहीं आ जाएंगे पीरियड्स। 90 दिन तक अगर ऐसा हो गया है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को इसके लिए सलाह लेनी है। अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है, जिसे हम लिकोरिया भी कहते हैं, गंदा पानी बोलते हैं, तो अगर उसमें किसी तरह की स्मेल आ रही है या किसी तरह का उसके रंग में बदलाव हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूर सलाह लीजिए डॉक्टर से, क्योंकि उसकी वजह से कई बार फेलोपियन ट्यूब्स जो हमारी नलियाँ होती हैं वो और बच्चेदानी दोनों में ही घाव, और वहाँ पे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, उन्हें ख़राब कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी हमें दिखाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद में, इस चीज़ के लिए भी आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको महिलाओं में अगर किसी तरह का संभोग के समय दर्द है, खून आ रहा है, इसके लिए भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। पुरुषों में अगर वीर्य कम आ रहा है, शीघ्र पतन की शिकायत है, या गुप्तांगों में खुजली है, वहाँ पे किसी तरह की गिठान हो रही है, या सूजन है, या संभोग करते समय कोई दर्द है, तो उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। दोनों ही केसेस में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इनफर्टिलिटी जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों को हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब भी इनफर्टिलिटी का हमारे पास कोई केस आता है, दोनों के ही टेस्ट कराए जाते हैं। जब हम देखते हैं कि 100% केसेस में से जो 40% केसेस में महिलाओं में प्रॉब्लम निकल के आती है, बाकी बचे हुए 40% केसेस में पुरुषों में कई बार प्रॉब्लम होती है सिर्फ अकेले, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा होता। और 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम्स निकलती हैं, और 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई कॉज नहीं होता, जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मानते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो महिला और पुरुष दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना ज़रूरी होता है, दोनों को ही कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हमें कोई दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट भी हमें कंसीव अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना है। तो ये अगर हम प्लान कर रहे हैं अपनी कंसीव करने के लिए, तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, डॉक्टर से मिलिए इन चीज़ों के लिए और डॉक्टर को दिखाइए। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी को हम समझना चाहते हैं अगर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन अंगों की ज़रूरत होती है बच्चे को कंसीव करने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है ओवरीज, जहाँ पे अंडा बनता है, अंडाणु बनता है। अंडे की जो गुणवत्ता है वो, और अंडा कितना बन रहा है, कब फट रहा है, ये सब ओवरीज में है की वजह से होता है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बीमारी, किसी तरह की कोई कमी होगी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है बॉडी में, तो वहाँ पे अंडा बनने में प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी चीज़ होती है शुक्राणु, जो मेल में बनते हैं, उनकी अगर शुक्राणु में कोई कमी है तो वो हमें वहाँ पे उनका टेस्ट कराना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है जो सबसे मेन है, फेलोपियन ट्यूब्स, जो नलियाँ जिसे हम बोलते हैं। जब जो शुक्राणु होते हैं वो योनि से होकर, जब वो गर्भाशय में से होते हुए जब वो फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भ्रूण तैयार होता है, जब शुक्राणु और अंडा मिलते हैं, तो अगर वहाँ पे वो पैसेज साफ नहीं होगा या वहाँ की सतह अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे जो भ्रूण नहीं बन पाएगा और या स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए फेलोपियन ट्यूब्स में कोई दिक्कत है या नहीं है, जैसे वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, किसी तरह के स्कार्स हो सकते हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है।
चौथी चीज़ होती है गर्भाशय, जहाँ पे भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा जाके जहाँ पे लगता है, चिपकता है। अगर गर्भाशय की सतह अच्छी नहीं है या वहाँ पे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट है या कोई पॉलिप है, तो उसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चारों चीज़ों का बिल्कुल ठीक होना एक प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कॉमन है आजकल 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में, जहाँ पे रेगुलर पीरियड्स एमेनोरिया की दिक्कत आती है। अंडे की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है, जैसा अंडा बनना चाहिए 20 से 25 mm का, वो नहीं बन पाता है, या रेगुलर वहाँ पे पीरियड साइकिल्स नहीं आ रही हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जहाँ पे यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, वो जो एंडोमेट्रियम होती है वो कहीं और बनने लग जाती है, तो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरीज में सिस्ट हो सकती हैं, या किसी तरह का वहाँ पे घाव हो सकता है बच्चेदानी में, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो कॉजेज़ हैं, ये सब रिलेशन रखती हैं कंसीव करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। मेल्स में स्पर्म काउंट का हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है जब हम कॉजेज़ फाइंड आउट करते हैं कंसीव करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट कौन कौन से ज़रूरी हैं जो कि हम कंसीव करते हैं जब, तो उस टाइम हम टेस्ट कराते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टेस्ट जो होता है फीमेल्स में, वो हम कराते हैं यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें टीवीएस कराया जाता है, जहाँ पे हम ओवरीज की, फेलोपियन ट्यूब्स की और यूट्रस के बारे में चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि हार्मोनल टेस्ट हम लोग नॉर्मली कराते हैं, जिसमें सारे हार्मोन्स होते हैं, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स हम लोग टेस्ट कराते हैं, जो कि पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे कराए जाते हैं। उसके बाद हम कराते हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं भी आती, अगर फिर भी उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, तो हम कराते हैं HSG। HSG होता है जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में देखते हैं, नलियों के बारे में जानकारी लेते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का कोई घाव या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई फेलोपियन ट्यूब खराब तो नहीं है, ये चीज़ हम देखते हैं। सोनोग्राफी से हमें यूट्रस के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। ये सारे टेस्ट हम फीमेल्स में कराते हैं। इसके अलावा थायराइड भी कराया जाता है, शुगर टेस्ट कराया जाता है फीमेल्स के अंदर। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा की है तो हम लोग AMH टेस्ट कराते हैं। AMH होता है एंटी मुलेरियन टेस्ट, जिसे कि हम मार्कर टेस्ट भी कहते हैं, एग मार्कर टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कितने अंडे आपके बनेंगे, जो कि 35 साल के ऊपर की फीमेल्स में हम लोग कराते हैं। मेल्स में हम लोग स्पर्म काउंट चेक करते हैं, स्पर्म एनालिसिस कराया जाता है, जो कि 3 से 4 दिन तक संभोग किए बिना कराना होता है। तो ये टेस्ट मेल्स में होते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो आगे जाके हम, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम मेल्स में अगर आ रही है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, हम लोग USG उनके लिए कराते हैं। तो ये टेस्ट होते हैं मेन जो कराए जाते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उन टिप्स को फॉलो करें तो हम नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करते समय, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ जो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी वो होती है, हर फीमेल को अपनी फर्टाइल विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी जो फर्टाइल विंडो है वो क्या है। फर्टाइल विंडो का मतलब होता है ओवुलेशन डे कौन सा होगा। हम ओवुलेशन डे कैसे काउंट करते हैं कि जो हमारे, जैसे नॉर्मली हम मानते हैं कि 28 से 35 दिन की साइकिल होती है, तो हम लोग ये मानते हैं कि 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, 14 से 15 दिन पे ओवुलेशन होता है, अंडा फटता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारी साइकिल जो है वो 30 दिन की है, तो 30 दिन में से हम 16 दिन को माइनस करेंगे और जो 14वां दिन आएगा वो उस दिन ओवुलेशन होगा। तो ऐसी अगर हमारी जो भी साइकिल आती है, मान लीजिए आपकी 28 दिन की है, तो उसमें से आपको 16 दिन माइनस करने हैं। आपकी 22 दिन की साइकिल है, 25 दिन की साइकिल है, तो हमें उसमें से 16 दिन माइनस करने। तो जो डे आएगा वो ओवुलेशन डे होता है। उसके 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक जो है वो उन दिनों में आपको रिलेशन में रहना ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज होते हैं। अगर हमें अपने फर्टाइल डेज पता है तो कई बार हम ये कंसीव करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 6 दिन हैं हमारे पास, इनमें रेगुलरली अगर करें, रिलेशन बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ऑल्टरनेटली बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्स होते हैं, जब अंडा बनता है, अंडा फूटता है वहाँ पे, तो वो 24
से 48 घंटे तक वहाँ पे रहता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो 72 घंटे तक वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए अगर ओवुलेशन डे आपने काउंट किया, आपको फर्टाइल विंडो पता है, तो प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़, हमें सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कंसीव करने के लिए जब हम ट्राई करते हैं, तो हमारी डाइट। उन दिनों में हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, आयरन रिच डाइट होनी चाहिए, नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्रोकलीज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, ये हमें अपनी डाइट में बहुत अच्छे से कंज्यूम करने हैं। विटामिन सी वाले जो रिच फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये हमें अपनी डाइट में बहुत अच्छे से लेने हैं। मिल्क वगैरह हमें बहुत लेना है। कुछ प्रीनेटल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, ये हमें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें कंसीव करना हम ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम ट्राई कर सकते हैं। इनसे दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो बच्चों में जो जन्मजात आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम रोक सकते हैं अगर हम ये टाइमली स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरी चीज़, एक कंसीव करना के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो 2 चीज़ों से हमेशा दूर रहिए, वो है पाइनएप्पल और पपाया। ये 2 फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्ट्रेस, जो कंसीव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत एक्टिव रहिए, अपने आप को काम रखिए, एक्सरसाइज डेली करिए। और जब आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करिए, बहुत लाइट एक्सरसाइज करिए उन दिनों में। रेगुलर वॉक करिए, वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्टिव जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ है कि अपना जो वेट है वो मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो अपने वेट को मेंटेन रखिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से स्पर्म काउंट भी कम होता है और एग्स की जो क्वालिटी होती है वो भी गिरती है। तो इन चीज़ों का आपको जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। रिलेशन बनाने के बाद 10 से 15 मिनट तक लेटे रहना है, उससे भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना ही इसमें किसी तरह के हार्मोनल हम लोग मेडिसिन देते हैं किसी भी पेशेंट को। और हर तरह के प्रॉब्लम में जो भी कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी को लेके, उसे ट्रीट करने में पूरी तरह से कैपेबल है होम्योपैथिक मेडिसिन। आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे PCODs हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, इसके लिए अलग अलग दवाइयां आती हैं जो कि कॉज के अकॉर्डिंग हम लोग इनफर्टिलिटी में देते हैं। बहुत सारी दवाइयां जैसे पल्सडिला है, सीपिया है, ग्रिफाइट्स है, थुजा है और एक्टिया है। ये मेडिसिन हैं जो कि हम इरेगुलर पीरियड्स में हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैलकिरिया कार्ब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो हम देते हैं। ग्रिफाइट्स है, जहाँ ओबीस केसेस हैं और पीरियड्स भी बहुत स्कैंटी आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। थियोसिनामिनम मेडिसिन होती है, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह के स्कार्स हैं, ब्लॉकेज है, उसे खोलने में बहुत अच्छा काम करती है थियोसिनामिनम। थैलेस्पी बर्सा में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे थैलेस्पी बहुत बढ़िया वर्क करती है। फाइब्रॉइड के केसेस में फ्रैक्सिनस है, थुजा है, कैलकेरिया कार्ब है, दे एक्ट वंडरफुली। तो ये सारी मेडिसिन जो है ये इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि केस टू केस डिपेंड करता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आप किसी भी तरह की जानकारी चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।